Hello students, welcome to my channel. Our today's topic is land resources. So today we will be discussing few topics from the chapter first of geography class 10, land resources, and then we will discuss land utilization, and third topic is land use pattern in India. So let's start. Land resources. We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. So students, land के जो different purposes है, different usage है, like it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. And therefore it is important to use the available land for the various purpose. तो different purpose के लिए उसका यूज होता है. Now इंडिया में जो land availability है तो उसको यहाँ पे एक चार्ट में दिखाया है, तो that we will see. Plains 43%, mountains 30% and 27% plateaus. So these are the relief features. Plain, mountains and plateaus का एक relief feature में यहाँ पे availability को दिखाया है, तो वो अभी पैराग्राफ में भी दिया है. About 43% land area is plain which provides facility for agriculture and industry. Mountains account for 30%, जहाँ से surface जो area है वो country का वहाँ पे available है. Perennial flow of some rivers provide facilities for tourism and ecological aspects. 27% of country's area is a plateau region and it is rich reserves of minerals, fossil fuel and forest. तो हर एक जो यहाँ पे तीन टाइप्स दिए हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर है, प्लेन, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. तो परसेंटेज आपको उसके ध्यान में रखने हैं और उसके डिफरेंट पर्पजेस यहाँ पे दिए हैं. फर्दर लेट्स डिस्कस अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड का यूटिलाइजेशन इट मीन्स उसका जो यूसेज है उसको यहाँ पे 5 कैटेगरी में दिखाया है, तो दैट वी विल डिस्कस हियर. लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पजेस. 5 पर्पज है, तो फर्स्ट इज द फॉरेस्ट, सो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे रहता है. सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो 2 कैटेगरी में है. ए, बैरन एंड वेस्ट लैंड, जहाँ पे बिल्कुल कल्टीवेशन नहीं होता है. एंड बी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूसेज. ऐसी लैंड जहाँ पे एन ए किया गया है, इट मीन्स उसको नॉन एग्रीकल्चर यूसेज में है. उसके एग्जांपल है बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सब एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है. थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. कुछ लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है एंड उसमें फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे. सो जो अनकल्टिवेटेड लैंड है स्टूडेंट्स, उसकी 3 कैटेगरीज है. द फर्स्ट इज परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे लार्ज ग्रेजिंग ग्राउंड है, ग्रास लैंड है तो वो पेस्चर्स में आता है. बी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्राउस, तो यहाँ पे ये सब आते हैं जो ट्री, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स जो है उसमें नेट सोन एरिया इंक्लूड नहीं है. एंड सी कैटेगरी, कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. नंबर 4, फैलो लैंड. फैलो लैंड की भी 2 कैटेगरी दी है यहाँ पे स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट इज करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर. इट मीन्स कि 1 साल या 1 साल से कम तक के टाइम पे उसको कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किया है तो वो करंट फैलो में आएगा. एंड अदर देन करंट फैलो में जो आएंगे उसमें 1 से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड रखा गया है. नाउ नंबर 5, नेट सोन एरिया. सो NSA इसको बोला जाता है. नेट सोन एरिया जो है उसकी एक हम डेफिनेशन देखते हैं. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी इसको बोलते हैं. सो एंटायरली जो एरियाज है इस पे सोइंग किया जाता है मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर. एक एग्रीकल्चर ईयर में 1 से ज़्यादा बार उस पर सोइंग होता है तो वो पूरे एरिया में जो वहाँ पे टर्म निकलेगा दैट इज द नेट सोन एरिया. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. इंडिया में जो लैंड यूज होता है उसके पैटर्न क्या है. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइन बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर, जो लैंड को डिटरमाइन करते हैं उसके यूसेज को. सो विच आर द फिजिकल फैक्टर्स. तो फिजिकल फैक्टर्स में यहाँ पे है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज. ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो उसमें है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर
ट्रेडिशन एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं फिजिकल फैक्टर, तो उसमें टोपोग्राफी इट मीन्स जो रिलीफ फीचर्स आ जाएंगे, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये सब आएगा। ह्यूमन फैक्टर्स भी हम समझते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स कि 9th में ऑलरेडी आप ये भी समझ चुके हो, एक पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन रहता है लिविंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स रहता है, तो वो डेंसिटी है वो अफेक्ट करती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अफेक्ट करेगी, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन भी रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज पैटर्न में डिटरमाइन करते हैं। नाउ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये आपको खास समझना है। दिस इज ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड इंडिया साइज लोकेशन, जो आपका जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था। तो यहाँ पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। नाउ इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली for 93% of total geographical area because the land use reporting for the most of the northeast state except Assam has not been done fully। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसके जियोग्राफिकल एरिया का टोटली रिपोर्टिंग 93% तक हमें जो रिपोर्टिंग अवेलेबल है, बाकी का नहीं है। जैसे कि उसमें एग्जांपल है सम एरियाज ऑफ JNK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है या तिब्बत चाइना की तरफ है, तो वो सर्वे नहीं किए गए हैं। लेट्स सी फर्दर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक फिगर 1.4 दिया है जिसमें लैंड यूज पैटर्न को आपको समझना है। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर से दिया है, फॉरेस्ट, पैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, देन एरिया अंडर NA नॉन एग्रीकल्चर, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री, क्रॉप्स, ग्रोव्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो फॉरेस्ट में है। उसके बाद आपको एक लेटर फिगर दिखा है, तो उसमें हम देख सकते हैं नेट सोन एरिया। तो एरिया को मैक्सिमम जैसे कि टाइम टू टाइम अर्लियर आपको यहाँ पे जो दिया है वो 1960 है और नेक्स्ट है 2008। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो टाइम टू टाइम पॉपुलेशन इज इंक्रीज, वेल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सेम टाइम उसमें ह्यूमन के नीड्स बढ़ते हैं। तो जो डिफरेंट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड किया जाता है, फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेट्स सी फर्दर रो 1 यहाँ पे हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे जिसमें हम बता रहे हैं कि जैसे कि वी आर यूजिंग रेगुलरली, आप वीडियोस मेरे देखोगे तो फॉर लेसन एक्सप्लेनेशन आई एम यूजिंग PDF इटसेल्फ, इट मीन्स NCERT टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स अब तक देखा गया है कि अगर वी are going to cover all the details from the chapter और NCERT टेक्स्ट बुक प्रेफर करना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कि टेक्स्ट बुक से हमें बहुत सारी डिटेल्स जो है वो कवर हो जाती है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और ऑल द डिटेल्स वी कैन कवर। अदरवाइज अगर नेट पे हम देखें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि नोट्स अवेलेबल होते हैं और समराइज लेसन अवेलेबल होते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द एंटायर स्टडी। पूरा एक हमें कवर करना है सिलेबस, तो एंटायर स्टडी के लिए आई रिकमेंड यू टू यूज NCERT टेक्स्ट बुक। जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आप पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो और उसको रिफर करना है, 1-2 बार आपको रीड करना होता है बिफोर द एग्जाम। तो उसको आप नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। हाउ are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it। मतलब कि जो पेस्चर है लैंड है, जो लार्ज ग्रास लैंड है, तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है उसको कैसे यहाँ पे फीड किया जाए। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और the cost of cultivation of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. And if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area. So total reporting area जो 93% हमने अभी देखा, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हम देखें तो नेट जोन एरिया जो टोटल रिपोर्टिंग 93% होता है, उसमें से नेट जोन एरिया हमें मिलता है अबाउट
परसेंटेज में अगर उसको देखा जाए तो 54%। नाउ पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, स्टेट टू स्टेट में उसमें वेरिएशन हमें देखने मिलता है। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% ऑफ एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये डिफरेंस क्यों है? इट मीन्स कि 80% ऑफ टोटल एरिया जो नेट जोन एरिया पंजाब हरियाणा में है, बिकॉज ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैक्सिमम होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वेयर एज जो दूसरे स्टेट हमें दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो आइलैंड हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, तो ओनली 10% यहाँ पे नेट जोन एरिया है, बिकॉज यहाँ पे रिलीफ फीचर भी सूटेबल नहीं है, प्लेन्स लैंड नहीं है। स्टूडेंट्स बिफोर द फर्दर डिस्कशन एक और हम बात करेंगे, जैसे कि अर्लियर यही जो टेक्स्ट बुक में अर्लियर पॉइंट जो थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग में एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटेक्स क्वेश्चन दिया है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी होते हैं। सो लेट्स डिस्कस, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, मतलब कहीं पे भी रिसोर्स ज़्यादा है बट इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड रीजन में आते हैं। तो इसका एग्जांपल हो सकता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बट इंफ्रास्ट्रक्चरल उसमें लैक है, इसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड रीजन में होता है। वेयर एज रिसोर्स पुअर है, दूसरा जो क्वेश्चन है सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप, तो उसमें चेन्नई, बेंगलोर देख सकते हैं जिसमें रिसोर्स ज़्यादा नहीं है बट फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो उसके रीज़न है वहाँ पे ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटी है, वहाँ पे एजुकेटेड और लिटरेसी रेट हाइयर है। तो ये रीज़न होते हैं जहाँ पे एरिया वाइज ये डिफ्रेंशिएट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। फॉरेस्ट इन द कंट्री इज, फॉरेस्ट एरिया का जो कंट्री का है इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एंड एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1952 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। इट मीन्स कि जो फॉरेस्ट पे डेवलप जो है ट्राइबल्स पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं वो उस पर डिपेंड है फॉरेस्ट पे। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture usage. Wasteland includes, wasteland में कौन सी land include होती है? तो it includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agriculture usage includes settlement, road, railways, industries, etc. तो wasteland में क्या है? और दूसरी जो यहाँ पे आपको टर्म दिया है नॉन एग्रीकल्चर यूसेज में जो इंक्लूड है उसमें भी क्या है, तो सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री। नाउ कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। दिस इज द मेन रीजन। लैंड डिग्रेडेशन के मेन रीजन में है कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड, कोई भी लैंड को कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड तक यूज करना एंड विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, उसको उसके कंजर्वेशन के कोई प्रॉपर मेजर नहीं लिए जाए, मैनेज ना किया जाए, तो वो लैंड डिग्रेड हो जाता है एंड देन इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो लेट्स डिस्कस द फर्दर टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। सो लैंड का पर्टिकुलरली जो हम देखें तो यूसेज जो है वो वाइड है, पास्ट जनरेशन पे भी शेयर होता था, आगे भी शेयर होता रहेगा। लैंड डिग्रेडेशन हमने डिस्कस किया तो उसके कंजर्वेशन मेजर हम डिस्कस करेंगे। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स लैंड से ही आते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ यहाँ पे सेटल होता है। ग्रेन्स, क्रॉप ये यहाँ पे होते हैं, जो फूड फीडिंग के लिए होता है, कैटल का फीडिंग भी यहाँ से होता है। सो एंटायरली डिपेंडेंट है पूरा जो ह्यूमन लाइफ है एज वेल एज जो पूरा वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचर फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हुआ है, जैसे कि उसका ओवर यूज करना
एंड बार बार उस पर क्रॉपिंग जो है मल्टीपल क्रॉपिंग भी होता है, तो ये भी उसको डिग्रेड करता है, ओवर इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स यूसेज। एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो ये हमें समझना है, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड है जो एक सर्वे किया गया है, एंड उसमें अगर देखा जाए तो 28% ऑफ इट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। इसमें से 28% फॉरेस्ट में है, 56% ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड एरिया, जो वाटर की वजह से इरोजन में गया है, एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सेलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। कुछ अदर जो है उसके परसेंटेज में है, तो वो सेलाइन एंड अल्कलाइन मीन्स कि जो सॉल्ट वाटर एक जगह पे जमा रहता है तो उसमें सॉल्ट क्रिएट होता है, सॉल्ट एंड अल्कलाइन की वजह से वो डिपॉजिट्स होने के बाद में डिग्रेड होता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, विच आर दे? सो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सिग्निफिकेंटली उसमें कंट्रीब्यूशन है इसका लैंड डिग्रेडेशन में। सो यहाँ पे हमें इंडिया वेस्टलैंड का एक चार्ट दिया है। सो वी कैन सी हियर द मैक्सिमम पार्ट जो है 56% वाटर इरोजन की वजह से है। देन यहाँ पे दूसरा हमें दिया है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 56% जो है वाटर इरोजन मैक्सिमम है। देन 28% बिलोंग करता है जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है। अदर 6 एंड 10% हमें दिया गया है, तो उसमें हम देखेंगे कैटेगरी सेलाइन एंड अल्कलाइन, तो वो 6% है। 10% वाटर इरोडेड एरिया, तो 10% जो है वो विंड इरोजन की वजह से है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पर्टिकुलरली रीजन है उसके लैंड डिग्रेडेड के। माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कम्प्लीटली लिविंग डीप स्कैर्स रेसिस फॉर ऑफ ओवरबर्डनिंग। इट मीन्स कि जो स्टेट है जहाँ पे माइंस चलते हैं, माइनिंग की एक्टिविटी रहती है, तो वहाँ के अगर रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का तो दैट इज माइनिंग। तो विच आर द स्टेट? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन से रीजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग साइट की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर अप कर दिया गया, तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, एंड कंटिन्यूस माइनिंग लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। नाउ अदर स्टेट में हम देखें तो स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग यहाँ पे रीजन है, तो ओवरग्रेजिंग की वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेड होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज आपको याद रखना है, जैसे कि अभी हमने जो स्टेट डिस्कस किए, तो जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग की वजह से है तो उसमें कौन से स्टेट है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। देन ओवरग्रेजिंग रीजन है तो उसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है दैट इज ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेड होता है। ओवर इरिगेशन मीन्स की जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है, ऑलरेडी वी नो दैट कि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा जो है वो कंट्री के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है वीट, राइस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे कंटिन्यू है। इवन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे है। तो ओवर इरिगेशन कंटिन्यूसली उसमें फार्म को इरिगेट किया जाता है एंड मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, पूरे साल में मोर देन 3 टाइम क्रॉपिंग होता है, तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। एंड पर्टिकुलर रीजन इसका क्या होता है, तो ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी। सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी, तो सेलाइन एंड अल्कलाइन यहाँ पे सॉइल जो हो जाता है, एंड मिनरल प्रोसेसिंग लाइक, और भी रीजन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सॉफ्टस्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो जहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंटिन्यूसली ये मिनरल एक्सट्रैक्शन के टाइम पे सीमेंट इंडस्ट्री है या सिरामिक इंडस्ट्री है, तो वो रिलीज करता है डस्ट को एटमॉस्फेयर में। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. जब वो डस्ट सेटल डाउन होगा लैंड पे तो वाटर जब उस पर भी जाएगा तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल
जो यहाँ पे वाटर के थ्रू वो सॉइल में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है सॉइल में उसकी अमाउंट. एंड इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर रिसोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो डिफरेंट रीजन्स स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखे, सेलिनिटी, अल्कलाइनिटी, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, यहाँ पे हम मिनरल एक्सट्रैक्शन के भी रीजन देखे. एक और यहाँ पे है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है, केमिकल वेस्टेज होता है जो वाटर, तो उसको डंप कर दिया जाता है लैंड पे, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. नाउ up to here we have discussed about the causes for land degradation. Now we will discuss in this paragraph we will discuss about the conservation measures. तो उसके conservation के क्या measures हैं. तो students यहाँ पे different ways हैं to solve the problems of land degradation. The first is afforestation and proper management of grazing can help to some extent. तो पहला ही इसमें है एफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन के बाद में अगर अफोरेस्टेशन, जैसे कि डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाए या रोका जाए, साथ ही में प्लांटेशन किए जाए, फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए, ग्रेजिंग ग्राउंड का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, तो यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाए जहाँ पे भी वाटर इरोजन की वजह से वाटर इरोजन या विंड इरोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो शेल्टर बेल्ट लगाए जाए. मीन्स कि जहाँ पे भी वाटर इरोजन की वजह से सॉइल लैंड जो है वो वॉश्ड अवे होती है, वहाँ पे प्लांट्स किए जाते हैं ट्रीज, तो इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं शेल्टर बेल्ट. कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स को भी स्टेबिलाइज किया जाता है बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस ओवर सम ऑफ द मेथड टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन. जैसे हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का देखा, तो उसको इंडस्ट्री से जब डंप किया जाता है तो आफ्टर द ट्रीटमेंट उसको रिफाइन करके, उसको प्योरीफाई करने के बाद, उसके केमिकल वेस्टेज को अलग करने के बाद डंप किया जाए तो लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, उसको स्टॉप किया जा सकता है. सो अप टू हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्सेज. In the next session we will be discussing about soil as a resource. Students, thanks for joining here. Please like, share and subscribe the channel. Thanks for being here. Have a nice day. Thank you.